बच्चों, आपने सामान्य रूप से देखा होगा कि ड्राइवर ट्रैफिक सिग्नल पर अपने वाहन को मंद कर लेते हैं। इसी प्रकार आवश्यकता होने पर आप भी अपने साइकिल की ब्रेक लगाकर उसे मंद कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाता है? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है, उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल भी नहीं लग रहा। अंत में वह रुक ही जाती है। बच्चों, क्या आपने लुढ़कती हुई गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते हुए देखा है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस अध्याय को पढ़ने के बाद खुद ही जान जाएंगे। घर्षण बल क्या है, इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। एक मेज पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा रखकर उसे धीरे से धकेलिए। आप देखेंगे कि कुछ दूरी तक जाकर यह रुक जाएगा। अब इसे दूसरी दिशा में धकेलो। आप देखोगे कि यह फिर कुछ दूरी तय करने के पश्चात रुक जाएगा। इसका अर्थ है कि लकड़ी के टुकड़े की गति को रोकने के लिए उस पर कोई बल लग रहा है। बच्चों, यही बल वह घर्षण बल है। हमने देखा कि यदि बाईं दिशा की ओर बल लगाते हैं तो घर्षण बल दाईं दिशा की ओर कार्य करता है, लेकिन यदि आप दाईं दिशा पर बल लगाएंगे तो घर्षण बल बाईं दिशा की ओर कार्य करेगा। दोनों स्थितियों में घर्षण बल लकड़ी के टुकड़े की गति का विरोध करता है। इस प्रकार बच्चों, घर्षण बल लकड़ी के टुकड़े तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच में सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। अब बच्चों, जान लेते हैं घर्षण बल के प्रकार के बारे में। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है: स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटन घर्षण। आओ बच्चों, घर्षण बल के प्रकार के बारे में जानें। मान लीजिए आप अपने घर में पड़े किसी सोफे को गति में लाना चाहते हैं, लेकिन सोफा बहुत भारी है। आप जब शुरू में धक्का लगाते हैं तो आप क्या पाएंगे? आप देखोगे कि कुछ भी नहीं हुआ, सोफा अपनी जगह से नहीं हिला। और अधिक बल लगाएंगे फिर भी सोफा नहीं गति में आ रहा। बच्चों, सोफा क्यों नहीं बढ़ रहा? हमें यह पता ही है कि घर्षण इसका कारण है। इसे स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। इस स्थिति में आपके द्वारा लगाया गया बाहरी बल फर्श के द्वारा लगाए गए घर्षण बल को संतुलित कर देता है। यह घर्षण बल आपके द्वारा लगाए गए बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है और बच्चों, इसे ही स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। एक आश्चर्य वाली बात यह है कि जितना बल हम लगाते हैं तो घर्षण बल उतना ही तेजी से कार्य करता है। इसी कारण इसको स्व समायोजन बल भी कहा जाता है। लेकिन यदि हम बाहरी बल की मात्रा इतनी बढ़ा दें कि वे दो पृष्ठों के बीच में अंतबंधन को पार कर जाए तो सोफा गति में आ जाएगा। अब सोफे को गति में रखने के लिए आपको कम बल लगाना पड़ेगा। इस प्रक्रम द्वारा हमें पता चलता है कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पार पाने के लिए जो बाहरी बल लगाया जाता है वह स्थैतिक घर्षण की माप होता है। यद्यपि इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल में गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण का माप होता है। यह सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इससे पता चलता है कि किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में बनाए रखने के लिए जो घर्षण कार्य करता है उसे सर्पिशील घर्षण बल कहा जाता है। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। आओ हम घर्षण बल को विस्तारपूर्वक जानें। इसके लिए हम एक क्रिया करते हैं। किसी मुलायम फर्श या किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। इसके लिए आप पुस्तकों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग में ला सकते हैं। आनत समतल के किसी बिंदु A पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कर लीजिए, यानी कि एक बिंदु A बना लीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु के नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व यह मेज से कितनी दूरी तय करता है, इसे नोट कर लीजिए। अब मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। बच्चों, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कपड़े में कोई भी सिलवट ना हो। अब पहले वाले बिंदु A से पेंसिल सेल को वापस से लुढ़काएं। पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी को अब फिर से नोट कीजिए। हम देखते हैं कि पेंसिल सेल की बाद में तय की गई दूरी
पहले तय की गई दूरी से कम है। इससे हमें क्या पता लगता है? इसका अर्थ यह हुआ कि घर्षण संपर्क में आने वाली दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। बच्चों, ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं, उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं हो सकती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं, जिन्हें अंतःबंधन कहा जाता है। यह अंतःबंधन घर्षण बल के रूप में कार्य करता है। इसलिए इस अंतःबंधन को तोड़ने के लिए हमें बाहरी बल लगाना पड़ता है। यदि पृष्ठ खुरदरी हो तो अंतःबंधन अधिक होने के कारण घर्षण बल भी अधिक होता है। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। बच्चों, घर्षण बल हमारे लिए अनिवार्य होने के साथ साथ हानिकारक भी हो सकता है। आओ अब हम घर्षण बल के लाभ और हानियों दोनों को जानें और हम समझें कि यह हमारे लिए अनिवार्य है। घर्षण हमें सड़क पर चलने में सहायता करता है, परंतु अधिक चिकने या फिसलन भरे फर्श पर घर्षण कम होने के कारण चलने में कठिनाई आती है। इसी प्रकार बच्चों, जब आपके अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड का खुरदरा पृष्ठ घर्षण द्वारा चाक के कुछ कणों को अपने ऊपर उतार लेता है, जो ब्लैक बोर्ड के साथ चिपक जाते हैं, जिस कारण आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई लिखावट दिखती है। इस प्रकार आप अपनी कक्षा में भी घर्षण के कारण ही पढ़ पाते हैं। घर्षण के कारण ही वस्तुएं निश्चित स्थान पर रुक जाती हैं। घर्षण के बिना कोई भी वाहन सड़क पर नहीं तो रुक सकता है, ना ही उसकी गति को प्रारंभ किया जा सकता है और ना ही दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। तो वाहनों के चलने के लिए भी घर्षण अति आवश्यक है। तभी आपने देखा होगा कि सड़कों को आमतौर पर खुरदरा बनाया जाता है। खुरदरे पृष्ठ के अंतःबंधन के कारण इमारतों का या भवनों का निर्माण संभव होता है। घर्षण के बिना किसी भी भवन का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो आप समझ सकते हैं कि घर्षण नहीं होता तो कोई भी इमारत नहीं होती, यानी कि कुछ भी नहीं होता। दीवार में कील ठोकने के लिए भी घर्षण बल की आवश्यकता होती है। घर्षण रहित अथवा मुलायम पृष्ठ पर कील को ठोका ही नहीं जा सकता। घर्षण के बिना हम माचिस की तीली भी नहीं जला सकते। माचिस की डिब्बी की पृष्ठ भी खुरदरी होती है। जब हम माचिस की तीली को उस खुरदरी पृष्ठ पर घर्षित करते हैं तो यह आग पकड़ लेती है। इसी प्रकार बच्चों, घर्षण लाभदायक होने के साथ साथ हानिकारक भी होता है। हमारे जूतों के तले घर्षण के कारण ही घिस जाते हैं। घर्षण के कारण ऊर्जा का ह्रास भी होता है। घर्षण के कारण ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बदल जाती है और बर्बाद हो जाती है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिसती हैं, जैसे कि पेच, बॉल बेयरिंग और कोई भी मशीन का हिस्सा। वाहनों के टायर भी अत्यंत घर्षण के कारण ही घिसते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि घर्षण अनिवार्य तो है, परंतु हमारे लिए हानिकारक भी है।